जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। नमस्कार, मैं शेफाली सिरभी बिहार स्वाभिमान के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारत की आजादी के लड़ाई के महान योद्धा और समाजवादी प्रखर चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सादर नमन करती हूँ। आज का हमारा विषय है समाजवाद को कलंकित करते डॉक्टर लोहिया के छद्म शिष्यों का परिवारवाद। इस विषय पर संवाद के लिए मुझसे जुड़े हैं RS यादव, लोहियावादी विचारक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। 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 नमस्कार सर। सर, आज जो विषय है हमारा, हम पुण्यतिथि पर सादर नमन कर रहे हैं। डॉक्टर महान चिंतक रहे हैं आजादी की लड़ाई का, और उन्हें आज पुण्यतिथि पर हम सादर नमन कर रहे हैं। और इसी विषय उनको याद करते हुए आज हमारा विषय है कार्यक्रम का, समाजवाद को कलंकित कितना कर रहा है लोहिया के यक्ष शिष्य परिवारवाद का। सबसे पहला सवाल यही मन में उठता है सर, क्या कहेंगे? देखिए, भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में परिवारवाद का कहाँ स्थान है, ये बताइए। प्रजातंत्र का संविधान है, संविधान के तहत इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को लेके जनता के सामने जाती हैं और उसमें जनता के सामने अपने अपने जो विकास के मुद्दे हैं या जो भी प्रांत या देश के मुद्दे रखते हैं, तो मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है, जनता चुनती है, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। तो यहाँ परिवारवाद कहाँ से आ गया? इलेक्शन कमीशन का इसमें हाथ होता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है और पॉलिटिकल पार्टियां साल में अपना ब्यौरा उनको इलेक्शन कमीशन को देती हैं। तो परिवारवाद कहाँ से टपक गया? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे समाजवादियों को कलंकित करने के लिए विषय वस्तु आपने गढ़ ली है, और हमें तो अभी पता लगा है कि ये विषय वस्तु आपकी ये है, पहले पता ही नहीं था। हम तो लोहिया जी की पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए और जो आप प्रश्न पूछे हैं तो उसका जवाब देने के लिए आए थे। प्रश्न ऐसा कर दिया कि गजब है, एकदम पहुंच गया कि ये प्रश्न क्या है, आपका विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु तो समाजवादियों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाजपा का एजेंडा आप यहाँ सामने रख दिया आपने। इलेक्शन आ गया ना? नहीं सर, ये विषय है स्वाभिमान आंदोलन ने रखा है ये, और आपको शायद जानकारी होगी। समाजवाद को कलंकित करते लोहिया के यक्ष छद्म शिष्यों का परिवारवाद, ये विषय रहा है। इसी संदर्भ में मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी पार्टी का कुछ खास ये नहीं है। हम उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। वो महान प्रखर चिंतक रहे और महान विचारक रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ गए हैं उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसे कि RS यादव सर बता रहे थे कि आपका प्रश्न ही अजीब सा है कि आप एक पार्टी का कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं नमन कर रहे हैं आज बिहार स्वाभिमान, और ये विषय आज का है। तो महान विचारक रहे हैं और एक प्रखर चिंतक रहे हैं। भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा समाजवाद के महान चिंतक जो कहेंगे रहे हैं, और उन्होंने जो जितनी चिंता की है भारत की आजादी के बाद समाज की, गरीबों की, पिछड़ों की और आदिवासी की, तमाम लोगों की जो मुख्य धारा से जुड़ सके, उनके चिंतक रहे हैं। और एक इनका नाम सदियों तक रहेगा। तो आज मैं RS सर से आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक पार्टी की बात है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी उमेश सर, लोहिया
डॉक्टर लोहिया के विचारों की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में कितनी रह गई है? वो समाज के सभी वर्गों के लिए सोचा करते थे, चिंतित रहते थे। डॉक्टर लोहिया की जब भी चर्चा होगी, और देखिए मेरे को तो सौभाग्य नहीं मिला उनसे मिलने का, उनको देखने का। मैं जब पैदा हुआ उसके पहले ही गुजर गए थे, लेकिन जितना मैंने उनको पढ़ा है उस हिसाब से अगर आप कहें तो लोहिया की प्रासंगिकता आज ही नहीं हमेशा बनी रहेगी, जब तक कि समाज में जो विषमता आधारित वैमनस्य होगा। आज का विषय आपने रखा है लोहिया का जो विचार है और उनके चेले जिस तरह से परिवारवाद में बढ़े हैं, और उसमें आज के राजनीतिक दलों को इस पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पर जो समाजवादी धारा की बात करते हैं उनकी, क्योंकि आज की जितनी भी समाजवादी कही जाने वाली पार्टियां हैं, 4 बड़ी पार्टियां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी परिवारवाद के ही एक तरह से कहें तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। वो की विचारधारा की बात तो करती हैं, विचार लोहिया के विचार की जब हमेशा कहेंगे कि गांधी लोहिया जयप्रकाश, लेकिन ये भूल जाएंगे कि ना गांधी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, न लोहिया ने बढ़ाया, और जयप्रकाश का तो परिवार था ही नहीं अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो। ये चीज बड़ी बात है कि लोहिया के परिवार के विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद की पार्टी बन चुकी है। एक तरह से कहिए तो वो एक तरह से निजी पार्टियां हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड हैं। जैसे घरेलू कोई कमर्शियल कारपोरेट हाउस होता है ना किसी एक परिवार का, हम लोग बड़ी गाली देते हैं कारपोरेट हाउसेस को नाम लेकर के। राजनीति में विचारधारा के छद्म आवरण में ऐसी 4 पार्टियां, और मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, मैं नाम भी ले रहा हूँ। पहला नाम है मुलायम सिंह यादव जी का, विधुना में चुनाव लड़े लोहिया जी के, हालांकि लोहिया ने उनको बनाया भी नहीं था, अपना मेंबर कहते हैं कि मेंबर बने हैं। सच तो ये है अगर आप पढ़ें खासतौर पर उनकी किताब तिवारी जी की, ब्रजभूषण तिवारी जी की, तो पता चलेगा कि बेसिकली मेंबर तो उन्होंने बनाया था ब्रजभूषण तिवारी ने, मुलायम सिंह। लेकिन मुलायम सिंह जी 1993 के पहले तक तो पूरी तरह से राजनीति में थे, समाजवादी राजनीति में थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पार्टी बनाई वो सिर्फ पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है। इसके बाद आइए आप दूसरा को बताता हूँ, लालू प्रसाद यादव 1997 में पार्टी बनाते हैं, उनकी भी पार्टी पारिवारिक पार्टी ही है। वो कहने के लिए विचारधारा का एक वो मलम्मा है, अगर विचारधारा ही होती तो मैं उस पर आऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कोई और भी नेता उसमें अध्यक्ष बन जाता, कोई और भी व्यक्ति उसमें मुख्यमंत्री बनता है, सिर्फ लालू जी की परिवार का नहीं बनता। तब इसी तरह से मैं तीसरा नाम आपको बताता हूँ, 1987 में एक और पार्टी बनी, उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, वो भी समाजवादी विचारधारा की बात करती है, वो भी लोहिया और जयप्रकाश जी की बात करती है, लेकिन पार्टी देवीलाल जी और उन्हीं के बच्चों की पार्टी है, और उसमें से निकली जननायक जनता पार्टी बनी है, वो भी उसी की पार्टी है। अब आगे चलिए 1999। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये सारी पार्टियां विचारधारा के नाम पर अलग होती है, लेकिन क्या होता है कि परिवार के केंद्र में उनके केंद्र में परिवार हो जाता है। जैसे 1999 में जनता दल सेकुलर कर्नाटक में बना, वो भी वैसा का ही वैसा ही है। तो ये कहना कि लोहिया की प्रासंगिकता क्या है, लोहिया की प्रासंगिकता तो तब तक बनी रहेगी जब तक राजनीति में वंशवाद रहेगा, राजनीति में परिवारवाद रहेगा, और समाज में वैमनस्यता रहेगी। और विषमता आधारित जो समाज रहेगा उसमें बराबरी की जब भी बात होगी तब तक लोहिया याद आते रहते, लोहिया की प्रासंगिकता बनी रहेगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके लिए थोड़ा आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा कठिन है, वो लगता है कि किसी है, लेकिन एजेंडा की बात को परे रखते हुए बताता हूँ। 1959 में भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो तक जोड़ के देखिए तो 74 साल की थी, 1959 में कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके उस पार्टी में एक स्टालवर्ट थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है,
आप गिन लीजिए, उस समय तो सारे स्टालवर्ट, अगर जयप्रकाश और लोहिया और कुछ एक लोग छोड़ दे समाजवादी धारा को और जनसंघ धारा के एक आध लोगों को, तो सारे स्टालवर्ट तो भारतीय राजनीति के कांग्रेस में ही थे। इतने स्टालवर्ट के होने के बावजूद महज 42 साल की इंदिरा गांधी को जब अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस पर भी लोहिया ने टिप्पणी की थी। लोहिया क्या कहते थे जानते हैं? परिवारवाद चूंकि आज का विषय मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र में अगर परिवारवाद और वंशवाद बढ़ेगा तो वह आधुनिक लोकतंत्र का सामंतवादी रूप होगा। जिस देश में लिच्छवी का गणतंत्र रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस संविधान के द्वारा स्वीकार की है, उस देश में अगर इस तरह की बात होगी, देखिए लोहिया आज से कितने साल पहले, मतलब 61 साल पहले चेताते हैं इस देश में कि अगर वंशवाद बढ़ेगा, परिवारवाद बढ़ेगा, तो आधुनिक लोकतंत्र जिसका सपना कांग्रेस ने भी देखा था, समाजवादी भी कांग्रेस में ही थे, 1946 में अलग होते हैं, और पाकिस्तानों ने भी देखा था, उस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोहिया की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी जी। बहुत अच्छी बात कही है कि लोहिया की प्रासंगिकता बहुत ऊंची है और वो हमेशा बनी रहेगी। जहां तक मैंने उन्हें समझा है, मैं खुद ये जितना पढ़ा है और जितना समझा, उन्हें बहुत पढ़ने और समझने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है उनके विचारों की। सर नाराज हो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि लोहिया, डॉक्टर लोहिया जो थे, आप उनके विचार से बहुत, उन्होंने, आपने पढ़ा है, उन्हें समझा है। मैं तो अभी बहुत उन्हें समझी भी नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैंने समझा है सर, आर.एस. यादव सर, उनके विचार इतने महान थे कि उनकी प्रासंगिकता अभी के दौर में देखने को नहीं मिलती है। मेरा सवाल आपसे है कि लोहिया कहा करते थे, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब कोई आदमी की मृत्यु हो तो 9 बरस तक उसका सिक्का या स्मारक मत बनवाओ, इससे फैसला हो जाएगा कि वह वक्ति था या इतिहास। दुर्भाग्य कि आज के देश के रहनुमा अपने अपने राजनीतिक पुरोधाओं की मूर्तियां और स्मारकों के निर्माण पर जनता की गाढ़ी कमाई खर्च कर देते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, लोहिया जी इस देश के महान योद्धा थे। आजादी से पहले, आजादी के बाद, आजादी के बाद आज तक जो लोहिया जी की प्रसन्नता है बनी रहेगी जी। और लोहिया जी ने अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल। लोहिया जी की खोज है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। इनको धरती पुत्र कहा गया, तो चरण सिंह जैसे महान नेता ने ये बात कही थी कि धरती पुत्र लोहिया जी युवाओं में जाकर वो छांटा करते थे। 1967 में मुलायम सिंह यादव जी ने पहला चुनाव लड़ा। कैप्टन अब्बास अली साहब, कुरमान अली साहब उनके बेटे हैं, पत्रकार हैं, राज्यसभा टीवी में रहे, BBC में रहे। उनके फादर कैप्टन अब्बास अली साहब उनका फॉर्म भी देके आए थे। लोहिया जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पहला चुनाव 1967 में लड़ा था, जीते, और लोहिया जी के पद चिन्हों पर चले। इधर उधर पार्टियां रहीं, लोक दल रहा, जनता दल रहा, और परिस्थिति बनी, सांप्रदायिक सरकार थी, सांप्रदायिक शक्तियों के इशारे पर जो भी है, अब तो इसका वो फैसला आ गया है, आगे कंटेस्ट हो रहा नहीं हो रहा है। उसके बाद 1992 में 4 अक्टूबर को पार्टी बनी। आज 12 अक्टूबर है, आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है। समाजवादी पार्टी बनी, उसके बाद उन्होंने मजलूम, गरीब, किसान, नौजवान
गरीब तबके के लिए, किसानों को जो काम किया है उसका कोई शान नहीं है। कथनी करने में कभी अंतर नहीं रहा है। आज उनको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहिया जी कहाँ नजर आ रहे हैं? परिवारवाद, कैसा परिवारवाद? लोहिया जी कहते थे प्रतिभाओं को सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए। तो आज मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा आते हैं, चुनाव लड़े, चुनाव लड़के आगे जीत के आते हैं और हारते भी चुनाव। तो चुनाव के लड़के आते तो वो परिवारवाद हो गया। कैसा, क्यों परिवारवाद है? ये इलेक्शन कमीशन, इनके नियम है, नियम है। नियमों में पॉलिटिकल पार्टियां, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि हम उसे जवाब देते हैं, जवाबदेही होती है। तो यह परिवारवाद की बात हो रही है। अच्छा, उसकी बात, हम गरीब की बात करें तो परिवारवाद है। कैसे भाई? समान, आपने देखा होगा कि ग्वालियर के चुनाव हो रहा था, भारतीय जनसंघ ने रानी को टिकट दिया था, महारानी थी वो, तो पैसे वाली थी, और उनके सामने लोहिया जी ने रानी बनाम मेहता रानी उनको टिकट दिया था। तो उन्होंने प्रतिभा गरीब में से छांटी और भारतीय जनसंघ ने अमीरों में से छांटी। तो लोहिया जी की सोच तब भी थी, तब भी हम साथ थे, तब भी मुलायम सिंह यादव जी या लालू यादव जी की बात दोनों चतुर्वेदी साहब कर रहे थे, दोनों लोगों का नाम लिया गया। अब इनकी परिवारवाद में उनका बेटा आया है कि उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, चुनाव में अगर वो लड़ रहे हैं, लड़के जीत के आ रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी हुई? क्या वो विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, गरीब के लिए काम नहीं कर रहे हैं? या उन्होंने इसमें भेदभाव, लोहिया जी भेदभाव नहीं करते, उन्होंने जात तोड़ो आंदोलन तक चलाया। मुलायम सिंह यादव जी इस पर जब विद्यार्थी थे तब भी इन पर आरोप लगा। उनका एक जाटव समाज में एक साथी पढ़ रहा था, वो जाटव समाज था, कोलू चल रहा था, तो उस पर उन्होंने वो रस पी लिया था। तो उच्च समाज ने उनको जात से अलग करने का भी वो कर दिया था। मुलायम सिंह यादव जी उसके सामने झुके नहीं, कोई पेनल्टी नहीं दी, और कहा कि मेरे साथी में कोई पेनल्टी नहीं दूंगा। बाद में सब एक्सेप्ट कर लिया। तो छोटे से जब विद्यार्थी थे तब भी इस तरह से और जाति तोड़ो, ये सब बातें और ये परिवारवाद। अरे भाई, उनका बेटा मुलायम सिंह यादव जी का ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तो मैं सीधा प्रश्न दे देता हूँ, अखिलेश यादव हैं, पढ़े लिखे, सहज हैं, सौम्य, सरल हैं, तकनीकी शिक्षा में पारंगत हैं, क्या परेशानी है आपको? चुनाव लड़के जीत के आए नहीं जाए, और जीत के आए, मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने ऐसे काम किए। मुलायम सिंह यादव जी ने 2003 में बनना शुरू हुआ था हवाई अड्डा, हवाई पट्टी से भाई की 2007 में हुई। इतनी हवाई पट्टियां आसपास से, डोकलाम का मैटर आया, उसमें सभी की हवाई पट्टी ग्वालियर से कितनी ड्रिल हुआ करती हुई, और किस तरह से हुआ। तो इस तरह से काम करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव जी। अखिलेश यादव जी ने जब रोड बनाया, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बना दिया 302 किलोमीटर का, उसमें हवाई जहाज पुलिस तक उतार दिए गए। तो जो काम करते हैं, काम बोलता है, अखिलेश यादव कहा करते थे। तो उनके बच्चे जब आगे वो समाजवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी भाई? क्यों परिवारवाद में घसीट रहे हैं आप इसमें? मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी के बेटे आगे परिवारवाद में लोहिया जी को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूल गए। समाज के वंचित सीधे कहते हम अमीरों का वो नहीं करते हैं। आज तो हालात बिल्कुल वैसे हैं। देश की आधी आबादी 2019 में डाटा आया था, आधी आबादी के बराबर चंद 9 धनपतियों ने सारी संपत्ति अर्जित कर ली है। अभी देखिएगा क्या हो रहा है, गरीब, अमीर, रोटी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान। तो ये हक मांगना बुरी बात है क्या? अगर मुलायम सिंह यादव जी या उनके बेटे इसमें हक मांगने की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं, और हक देते भी हैं। जो काम कितना गरीब के लिए योजनाएं चलाई थी, सुरक्षा की, महिला कहाँ सुरक्षित है, रोजगार कहाँ चला गया, देश किधर जा रहा है, माइनस में चला गया है, अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई है।
कथनी करनी मंत्र, बहुत सारे जुमले हो गए, जुमले साबित हो गए। समाजवादी ऐसा तो नहीं करते जो वायदा एक एक वायदा पूरा किया। कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता। न लोहिया जी की मैं था और यही कहा करते थे कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, और आज कथनी करने में अंतर होता है। ये कहां चले गए? आजादी में क्या योगदान था? लोहिया जी ने प्रताड़नाएं सही है, चतुर्वेदी साहब मैं आपकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ। लोहिया जी ने जो देश के लिए काम किया है, देश की आजादी के लिए, और समाजवादियों का योगदान कम नहीं था। 1942 से लेकर 1946 के बीच में समाजवादियों ने ही मोर्चा संभाला था। 1942 की बात है, एक हफ्ता पहले 9 अगस्त से एक हफ्ता पहले लोहिया जी बिरला हाउस में गांधी जी से मिले थे और कहा था गांधी जी ऐसे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, हमको कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, करो या मरो का ये नारा लोहिया जी ने सजेस्ट किया था। और यहां से गांधी जी गए कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद हम करते हैं। और जाते ही 8 अगस्त को पारित हो गया, करो या मरो, डू एंड डाई। तो ये लोहिया जी ने दिया था। लोहिया जी नाराज भी होते, अपनी किताब में भी लिखा, तो समाजवादियों का था, बिल्कुल, करो या मरो। और उसके बाद में देखा कांग्रेसी सब कांग्रेसी जेल में डाल दिए गए थे। तो लोहिया जी ने की, लोहिया जी, जयप्रकाश, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, यूसुफ मेहरजी साहब, इन्होंने मोर्चा संभाला था, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। 4 साल 5 साल का पीरियड, कितनी यातनाएं सही हैं, और कितनी यातनाएं सही थी हमारे लोगों ने, और उसको आज हमारे लोग लेके आगे चल, आगे लेके चल रहे हैं जाके। और इसमें कतई नहीं, परिवार बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करना जानते हैं, हक मांगना जानते हैं और हक देना भी जानते हैं। जी तो दिखता नहीं है और गई है सर। एक और चीजें है कि सार्वजनिक हित की योजनाओं का नामकरण भी राजनेता विशेष के नाम पर किया जाता है। क्या लोकतंत्र की प्रवृत्ति के अनुरूप? जी सर, आपका सही है। सर आपसे ही समझना चाहूंगी सर, यादव सर। बताइए। सार्वजनिक हित की योजनाओं का नामकरण भी राजनेता विशेष नाम पर किया जाता है। क्या लोकतंत्र की प्रवृत्ति के अनुरूप है? देखिए, अब जिस बात पर आप कहना चाह रहे हैं, समाजवादी लोहिया जी के बाद में जनेश्वर मिश्र साहब छोटे लोहिया के नाम से जाने जानते हैं। अब आप कहें कि उनके नाम पर बहुत बड़े बड़े, एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में बना, जनेश्वर मिश्र का भी त्याग कम नहीं है। उनका त्याग देख लीजिएगा, उनका लोकसभा में रहे, मंत्री रहे, विभिन्न विभाग रहे, क्या छोड़ के गए, क्या था उनके पास? उनका जीवन देख लीजिएगा, जनता के लिए, जनसाधारण के लिए न्यौछावर कर दिया। क्या जातिवाद उनमें था? क्या उनके नाम पर अगर पार्क रख दिया गया, डॉक्टर लोहिया के नाम पर अगर पार्क का नाम रख दिया गया, एक लोहिया पार्क भी बना हुआ है, तो इसमें क्या बुराई है? सर क्षमा चाहूंगी यादव सर, क्षमा चाहूंगी, मेरा कहने का सवाल का अर्थ ये है कि डॉक्टर लोहिया जो विचार लेके चले थे, जो उन्होंने सपना देखा था सर, आज वो सपना टूटता हुआ सा दिख रहा है। मेरा सवाल ये है। सपना बिल्कुल टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव को अभी पीछे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, ऐसे से काम किए जो विश्व स्तर पर सराहे गए। महिला सुरक्षा का कोई जवाब नहीं था। इस कदर से फोन किया, 10 से 15 मिनट के अंदर में सारी सुविधाएं मिल गई। और आज महिलाएं सुरक्षा देखिएगा, आज हालात देखिएगा। सत्ता अखिलेश के हाथ में नहीं है, सत्ता जिनके हाथ में आपको पता है। तार तार धर्म, कैसा धर्म? विज्ञान से कोई विज्ञान से तालमेल नहीं है धर्म। सर तो कहां? हाँ
अपराध अपराध महिला अपराध हो या कोई भी है तब भी हुआ करता था, अब भी होता है। देखिए पुलिस ऐसा वैसी नहीं है, प्रशासन ये बिल्कुल नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च सच्चा 2 बार टिप्पणी इस सरकार के खिलाफ कर चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज नहीं तो आप देख रहे हैं, अभी अभी हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, और घटना आगे हो गई जाके इसमें आजमगढ़ में। ऐसी घटनाएं, ये कहां गए इनका कहने का रोमियो स्क्वाड। ये पुलिस तंत्र है कि लोगों को मार रही है, सरेआम मार रही है, सरेआम ऐसा हो रहा है जाके। तो ये कंट्रोल नहीं है। यहाँ तो अभी डिमांड की हमने, अभी चंद दिन पहले डिमांड की 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर की थी, और यहाँ जनता मतलब प्रदर्शन था हमारे जिलों में प्रदर्शन था, उत्तर प्रदेश में हर जिले में प्रदर्शन था, लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा था, और डिमांड की थी हमने, स्वयं मैंने किया था, मेरे नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, इसको सुधार है, इनके बस की बात नहीं है, और कोई अभी तक एक्शन नहीं है। और इसी को मैंने 24 अक्टूबर 2019 में एक प्रदर्शन किया था और डिमांड की थी कि उत्तर प्रदेश में जब जंगल राज की टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये मैंने 24 अक्टूबर के बाद मैंने प्रदर्शन किया था, और 17 अक्टूबर के आसपास में जंगल राज की टिप्पणी आई थी, और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। वहां में राष्ट्रपति जी, अभी तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को भी अपना ज्ञापन दिया है, वहां में राष्ट्रपति जी को दिया है, और कहा है कि सब इसे सुधारिए, इनके बस की बात नहीं है। आगे इलेक्शन आ रहा है तो आप देखिएगा, आपको पता पड़ेगा कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। जनता का राज है, प्रजातंत्र है, ये कोई तानाशाही डिक्टेटरशिप नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जनता त्राय कर रही है, समाजों को बांटकर कहां समाजों में तार गंगा जमुनी तहजीब कहां चली। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया था? समाजवादी पार्टी ने 1991 में, जब 92 में जब बाबरी मस्जिद हुआ था, तो संविधान की रक्षा के लिए रक्षा की थी, हाँ रक्षा की, तो और अपनी सरकार को सरकार त्यागी थी। तो समाजवादी ऐसे लोग हैं। डॉक्टर लोहिया की, बिल्कुल डॉक्टर लोहिया की परचिंतों पर समाजवादी चल रहे हैं, और आगे भी चलते रहेंगे। अखिलेश यादव देश के युवा हैं, भविष्य हैं देश के। उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिनों में शासन किया था, उत्तर प्रदेश को दिखा दिया कि इतना जनता याद कर रही है उस शासन को, और इस शासन को भी याद कर रही है कि आज क्या हो रहा है। सुप्रीम संस्था 2 बार कह चुकी है जंगल राज उत्तर प्रदेश में, इसको संभालो, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं। सर उमेश सर अपने फायदे के लिए समाजवादी पार्टी ने लोहिया का सिर्फ नाम बेचा है, कहां तक सच है? कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। मैं यहाँ जवाब देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और जब मैं 1993 में उत्तर प्रदेश को छोड़ा था तो मेरे घर में 6 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी। आज मेरे घर में 22 घंटे बिजली रहती है, और ये 2017 के बाद ही हुआ है। और मैं उस बलिया से आता हूँ जहाँ समाजवाद के एक बड़े नेता चंद्रशेखर, अब उनके भी बेटे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, इसलिए ये कहना कि समाजवाद का सबने एक ने ही इस्तेमाल किया, नहीं सबने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो चंद्रशेखर जहाँ के प्रधानमंत्री बने, उस बलिया में हमको पता है, हमारा घर 16 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर है, कैसी सड़क थी और अब कैसी सड़क है। इसलिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी गई। और मैं ये भी याद दिला दूं कि 2002 में मुलायम सिंह की सरकार थी। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि क्या जंगल राज होता है, तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे के बेटे को रेलगाड़ी से फेंक दिया गया था मथुरा में। तो इसलिए ये कहना किसी घटना से कि जंगल राज है और ये है, मैं इसमें भरोसा नहीं करता। अब आते हैं लोहिया जी पर। लोहिया जी को कहा गया कि सांप्रदायिकता, अभी लोहिया जी पर बहुत बड़ा आरोप एक लगाते हैं, खासतौर पर समाजवादी और बौद्धिक विचारधारा के लोग हाल के दिनों में, कि अगर लोहिया और जयप्रकाश ने जनसंघ को साथ नहीं लिया होता तो भारतीय जनता पार्टी जो उसकी परवर्ती पार्टी है वो इतनी बड़ी नहीं होती। स्थिति ये है, आज अगर देखा जाए
तो 1967 में, जिसका अभी यादव जी नाम भी ले रहे थे, 1967 में सत्यपाल डांग कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वो पंजाब की सरकार में मंत्री थे और जनसंघ भी था। पश्चिम बंगाल में बांग्ला कांग्रेस के नेता, जो अभी बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, कांग्रेस के बड़े नेता रहे और अभी हाल ही में देहांत हुआ है, मैं तथ्यों की बात करता हूं, वो बांग्ला कांग्रेस भी उस संविध सरकार में शामिल थी और उसमें भारतीय जनसंघ का भी बड़ा बाजार से एक विधायक जीत के आया था। तो ये कहना कि सांप्रदायिक है, ये भी सांप्रदायिक और समाजवाद, सिर्फ समाजवाद ही नहीं, सांप्रदायिकता को भी अपने नाम से इस्तेमाल किया गया है। मुलायम सिंह 1991 में मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी। 1989 में जब केंद्र में बीपी सिंह सरकार बनी तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहयोग दिया। तो जब जरूरत होती है गैर कांग्रेसवाद के नाम पर, तो सारी पार्टियां एक होकर के सारी सांप्रदायिकता भूल जाती हैं और जैसे जैसे चीजें आती हैं वैसे वैसे बदल जाती हैं। दूसरी बात, एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, मकबूल फीदा हुसैन का बड़ा नाम है, खासतौर पर आधुनिक भारत के चित्रकारों के में उनका बहुत बड़ा नाम है। आधुनिक भारत की कला में उनसे बड़ा कोई नाम माना नहीं जाता है। उनसे हैदराबाद में बद्री विशाल पित्ती जी के घर में लोहिया जी की भेंट हुई तो लोहिया जी ने उनसे कहा कि अब सब क्या बना रहे हो, ये अमूर्त कलाएं क्या बना रहे हो, रामायण की सीरीज पर बनाओ। उनसे रामायण की सीरीज पर चित्र बनवाया। ये होता है सामाजिक समरसता। उन्होंने महाभारत सीरीज पर, देवी देवताओं पर बहुत सारे चित्र बनाए। ये अलग बात है कि बाद में वो भी अपने ढंग से बनाने लगे। चित्रकूट में रामायण मेला किया, हिमालय बचाओ आंदोलन, उनकी जो सप्त क्रांति थी वो पढ़िए, वो जानिए। और मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि भारत की राजनीति में जो भी समाजवादी नाम से दल हैं वो लोहिया की विचारधारा को स्वीकार करते हैं। लोहिया जी को जानने वाले जानते हैं और अभी भी लोग भारतीय राजनीति ही नहीं, भारतीय पत्रकारिता में जिंदा हैं। उनको पता है कि लोहिया जी किस तरह से पैदल चल चल के कहां कहां से आते थे। लोहिया जी की जीवनी के बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने उनके बारे में लिखी हुई 3 जीवनियां, ओंकार शरद की भी जीवनी, मस्तराम कपूर की भी जीवनी और केलकर जी की पत्नी की लिखी हुई जीवनी, तीनों पढ़ी है। वो तीनों जीवनियों में जीत पर बड़ा प्रभावित कि जब वो जर्मनी में, जहां विश्व युद्ध होने के चलते अपना पीएचडी वो पूरी नहीं कर पाए थे, तो कहीं वो ये थीसिस थी वो भी भूल गई। उसके बाद जब लौटे चेन्नई में तो उनके पास पैसे नहीं थे तो सीधे हिंदू के घर गए और कहा ये मुझसे कुछ लेख लिखवाओ और पैसे दो क्योंकि मुझे कलकत्ता जाना। उनके पिताजी कलकत्ता रहते थे। आज का समाजवाद, माफ कीजिएगा, क्या ऐसा समाजवाद है? और अगर है तो उस पर आरोप क्यों लगते हैं? फिर क्यों ऐसे समाजवाद में रघु ठाकुर किनारे हो जाते हैं? मेरे पास ऐसे भी समाजवादी हैं। क्यों ब्रजभूषण तिवारी बिल्कुल सिंपल से रह जाते हैं? जनेश्वर मिश्र का नाम लिया गया, मेरी ननिहाल है उनके गांव में, ठीक पीछे मेरी ननिहाल है, मैं उनको भी जानता हूँ। उनके यहाँ घर में मेरी दूर की रिश्तेदार, उनको भी जानता हूँ। उन्होंने कहा अपना परिवार बढ़ाया? जरा बताइए, चाहते भी भाई भतीजे और दोनों दामाद में से कोई एक विधायक बन सकता था, कोशिश करते तो क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि समाज के नाम पर मैं ऐसे समाजों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। भाई क्यों नहीं, जनेश्वर जी ने क्यों नहीं बनाया अपना किसी घर के व्यक्ति को? नहीं बनाया। हाँ, मैं लोहिया जी को किताब पढ़ता हूँ और उसमें उन्होंने विद्यार्थियों से, जो ब्रजभूषण तिवारी से एक सवाल पूछा था, लोहिया जी 1962 के चुनाव में फूलपुर से उस समय के ताकतवर और प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो वो ट्रेन से लौट रहे थे इलाहाबाद से दिल्ली बीच चुनाव में लौट रहे थे। तो बहुत सारे लोग ट्रेन में मिले और मिलते उनसे लगे बड़ाई करने की, आप जीत रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब तो आप संसद में प्रधानमंत्री को हरा के जाएंगे। हवा भी बनी थी, बहुत जगह हराया भी था उन्होंने फूलपुर में। लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं ये बताऊं कि समाजवाद मुझे ये पसंद है। उन्होंने ब्रजभूषण तिवारी, जो इलाहाबाद छात्र संघ के नेता थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनसे पूछा कि ब्रजभूषण तुम बताओ क्या लगता है, तुम्हारा आकलन क्या है? उन्होंने साफ कहा, आज के दौर में किसी सर्वोच्च नेता की अपने सामने, सर्वोच्च नेता के सामने किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी को हिम्मत नहीं है जितना सच बोल सके। उन्होंने कहा कि ये लोग ना, आप हैं इसलिए विद्यार्थियों के बारे में, आप सामने हैं इसलिए आपकी चापलूसी में बोल रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं और अभी कितना भी कमजोर होंगे तो
आप उनको हराने में कामयाब नहीं होंगे। बस ये है कि इस चुनाव से एक मैसेज जा रहा है, उनको समाजवादी धड़ा कोई नेता चुनौती दे सकता। लोहिया जी को यह बात छू गई और उन्होंने पुस्तिका लिखी है छात्र राजनीति पर। उसमें पहली ही लाइन लिखते हैं कि ब्रजभूषण, तुम्हारी ये सादगी और तुम्हारी और तुम्हारा ये साफगोई मुझे पसंद आई। और फिर वो आते हैं कि कैसे छात्र राजनीति होनी चाहिए और कैसा नेता होना चाहिए। और उसमें वो बार बार बोलते हैं, आज किसी की हिम्मत है तो अखिलेश यादव के खिलाफ बोल के दिखा दे, समाजवादी पार्टी में लालू यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल के दिखा दे, देवगौड़ा की पार्टी में बोल के दिखा दे, चौटाला की पार्टी में बोल के दिखा दे, नीतीश कुमार की पार्टी में उनके खिलाफ बोल के दिखा दे। तो सवाल ये है कि समाजवाद को लोगों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। समाजवाद में साफ साफ बात है। देखिए लोहिया के पर्सनालिटी में ना कुछ विरोधाभास भी थे, जितना हम समझ पाए हैं। जैसे वो एक और कहते हैं कि जात तोड़ो, और एक तरफ कहते हैं कि संसो पाने बांधी गाड़, पिछड़े पावे सौ में साठ। जात तोड़ना, जनेऊ तोड़ना और जात के नाम पर आरक्षण देना, ये दोनों संभव नहीं हो सकता है। जब जात के नाम पर आरक्षण देंगे तो प्रतिक्रिया आएगी। इतना यह देश जो है पूरी तरह से या यह मानवता या मनुष्यता या मनुष्य एकदम से वो नहीं हो गया है, क्या बोलते हैं, साधु और आध्यात्मिक नहीं हो गया है कि वो अपने हक नहीं मानेगा। आज सबको अपनी चिंता होती है। तो इसलिए ये विरोधाभास, उनका विरोधाभास ये भी है। वो मार्क्सवाद को भी कहते थे कि परिस्थिति जन्य विचार है, विचारधारा है, और गांधीवाद को भी कहते थे। तो जब परिस्थिति जन्य जो विचारधारा होती है वह परिस्थितियां पूरी होते ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए आप किताबी चीजों को भले बताते रहते हैं। मैं लोहिया को ही कोट कर रहा हूँ, अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ। आगे की बात मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं न क्या लोहिया का समाजवादी विचार दर्शन जो था, हालांकि चंद्रशेखर कहते हैं, आप पढ़िए तो बोलते हैं कि वो हमेशा आक्रामक मूड में रहते थे, लड़ने के मूड में रहते थे, ठोस बात करने की बात तो जमीन पर उतारने में करते थे। मैं सब किताबी बात कर रहा हूँ, सब लिखी हुई तथ्य की बातें। तो मुझे लगता है चीजें जो है इस तरह से नहीं होती हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं। विचारधारा को अख्तियार करना, उसको स्वीकार करना और उस पर डटे रहना आज की राजनीति में, चाहे कोई भी नाम ले ले कि हम लोहिया के समाजवादी हैं, जयप्रकाश जी के हैं, गांधी जी के हैं, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए अगर शायद मैं भी किसी पार्टी होता तो मैं भी अपने को बचाना आज हमारी मजबूरी होती। जिस तरह की धारा बन चुकी है कि हम बचाते, लेकिन मुझे लोहिया फिर भी पसंद आते हैं। जब मैं इतिहास विभाजन के गुनाहगार पढ़ता हूँ, भारत विभाजन के गुनाहगार, तो मुझे लगता है कि वो किस तरह से गांधी के बचाव में उतरते हैं, वो किस तरह से नेहरू जो उनके आदर्श भी रहे, नेहरू एक दौर में आदर्श रहे और नेहरू लोहिया के, और नेहरू के अधीन उन्होंने भारत के विदेश जो कांग्रेस का जो विदेश प्रकोष्ठ था उसमें काम किया था, उस अपने आदर्श के खिलाफ उतरते हैं और झिड़कते हैं। भारत विभाजन के गुनाहगार में वो पटेल से बड़ा नेता नहीं था उस समय कांग्रेस में, गांधी को छोड़ दे तो उस पटेल को चुनौती देते हैं कि आप गांधी से बात नहीं कर सकते। आज का समाजवाद करके दिखा दे जरा, तुरंत 6 साल के लिए पार्टी निष्कासित करेगी। ये है आज का समाजवाद। मुझे लगता है कि विचार के स्तर पर समाजवाद जितना भी बढ़िया विचार हो, जितनी बढ़िया विचारधारा हो, चाहे वो लोहिया का समाजवाद हो, चाहे वो जयप्रकाश का हो, चाहे उसने आचार्य नरेंद्र देव से ग्रहण किया हो, उसके गांधी के विचारों के नाभिनाल से जुड़ा हो, लेकिन आज सच यही है कि भारतीय राजनीति में चाहे जिसने भी नाम लिया है उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है। और मेरा एक सवाल है, जब समाजवाद इतना ही आपने किया है और आदृत किया है, इतना अपनाया है, तो इस देश में आज भी गरीबी क्यों है? आज भी इस देश के 40% लोग, कांग्रेस भी यही बात करती रही है, समाजवाद की बात करती है, आज भी इस देश के 40% लोग, 30% लोग, डाटा में फर्क हो सकता है, आने वाले दिनों में बदलता रहता है, क्यों, और गरीबी के से गुजारा मजबूर है, क्यों आज भी इस देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे रहने को मजबूर हैं, क्यों भी आज भी इस देश के लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए मजबूर रहना पड़े। और ये मामूली बात नहीं है कि जब समाजवाद की विचार करते हैं, लोहिया जब चलते हैं, खासतौर पर एक क्या क्या दृश्य याद आता है, इतनी छोटी बात, इतने छोटे समय में क्या क्या बोलूं। महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा में जब आंदोलन होता है और आंदोलन में मधुलिमय जाते हैं, वहां वो लड़ते हैं, लड़ने के बाद मधुलिमय जी को छुड़ाने के लिए अभियान चलाते हैं,
खुद भी गिरफ्तार होते हैं और बाहर निकलते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं वो चुनाव लड़ने जाए। मैंने समाजवाद भी देखा है, मैं कह सकता हूं कि मैं उस समाजवाद का दर्शन किया हूं मधुलिमय के। मैं जब छात्र था, पढ़ता था भारतीय जनसंचार संस्थान में, मुझे एक बड़े अखबार ने मधुलिमय जी का इंटरव्यू करने को भेजा। मैं वहां गया तो मैं सोच के गया, मैं नहीं जानता था, उस समय मैं बच्चा था, मैं वहां गया तो मैं ये जानता था कि ये बड़े नेता हैं, नेताओं के बारे में तो यही धारणा है ना, बड़ी गाड़ी में चलते हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे गांधीवादी हो, बढ़िया कलफदार कपड़े में पहने हैं। मैं जब उनके घर में गया तो देखा कि उनके घर में तो कूलर भी नहीं था। मुझे ये पता चला कि वो पेंशन भी नहीं लेते, किसी तरह से घर लिए हुए थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी कोटे के। मैं बात पूरी भी नहीं था। मैं बात और क्या बोलते हैं कि तुम चाय पीना पसंद करोगे? मैंने कहा जरूर। बनाना क्या? जरूर। तो कौन सी बनाओगे, नींबू की कि दूध की? मैंने कहा आप बताइए। बोले मुझे तो नींबू की चाहिए। तो जाओ देखो उसमें बनाओ और चाय। क्यों? मैं लोहिया का असली उत्तराधिकारी तो उनको मानता हूँ। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को भी देखा है, मुझे उनके साथ मतलब पत्रकार के रूप में बहुत ज्यादा काउंटर करने को मौका मिला। मैंने तो कभी उनको क्रीज लगे हुए कपड़े नहीं पहने देखे। मैं उनके बेडरूम में भी गया हूँ, देखा हूँ। सवाल ये है कि जमीन पर और अपने जीवन में हमने कितना उसको उतारा। लोहिया गांधी के भी शिष्य थे, गांधी जी थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। लोहिया भी कहीं ना कहीं वही संदेश देते थे। अब मैं मतलब इस बात का बहुत अफसोस है, क्षोभ होता है, क्षुब्ध होता हूँ, बार बार सोचता हूँ भारत का समाजवादी दर्शन उस पर एकदम नहीं टिका, राजनीति का सिर्फ साधन बना। साधन अगर यही होता तो इस देश में गरीबी खत्म हो जानी चाहिए थी। इस देश में बुनियादी जरूरतों के लिए मनुष्य को संघर्ष नहीं करना होना चाहिए था। और रही बात पूंजीवाद की, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उत्तर प्रदेश विकास परिषद की रिपोर्टिंग की है, उसमें तो खाली पूंजीपति ही थे। क्या कर लिया उन्होंने? उत्तर प्रदेश के विकास परिषद को बनाया गया था, क्या कर लिया? क्यों? रिलायंस पावर बनने लगा था, मैं नाम ले रहा हूं, कैसे बना भाई? वो क्या थे? मुझे लगता है कि चीजों को हमेशा संतुलित करने की है। जब क्या होता है ना, भारतीय राजनीति में एक चीज हो गई है कि मैं अच्छा हूं और मेरे सामने जो है वो खराब है, लेकिन जैसे ही सत्ता की बात आएगी ना, लेना होगा, विचारधारा वहीं फेल हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं तो उसको हासिल करने के लिए, नया समीकरण बनाने के लिए, चाहे कोई भी विचारधारा, समाजवादी हो, बिल्कुल कांग्रेसी हो, जो भी हो, साउथ की हो, उत्तर की हो, पूरब की हो, पश्चिम, वो वहां एक नए तरह का सिद्धांत गढ़ते हैं। तब क्या होगा कि कभी कांग्रेस विरोध चलेगा तो सारी पार्टियां एक हो जाएंगी, उसमें फिर सांप्रदायिकता नहीं रह जाएगी। कभी भाजपा विरोध चलेगा तो फिर कांग्रेस विरोध भी दरकिनार हो जाएगा। कभी समाजवाद विरोध होगा तो कांग्रेस विरोध हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हम दरअसल जिस दौर में रह रहे हैं वो एक बड़े छद्म का दौर है, एक हिपोक्रेसी का दौर है। अब हमें अगर राजनीति करनी है तो शायद मैं भी अगर राजनीति करूं तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि मेरी पार्टी अच्छी है, मेरा नेता बहुत अच्छा है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे लगता है कि इस देश में जब भी विषमता की बात होगी, जब भी बुनियादी व्यक्ति के बुनियादी जरूरतों की होगी, मुझे अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आती है, अभी भी याद आती है, 2009-10 में आई थी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के 85 करोड़ लोग 20 रुपये या उससे कम पर रोजाना गुजर करने के लिए मजबूर है। थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि ये रातों रात परिवर्तन नहीं होता है चीजें, और भारत की 133-34 करोड़ विशाल जनसंख्या में कोई भी धारा आज आके कह दे कि हम अभी जादू की छड़ी से लेकर के इसको बदल देंगे तो वो सिर्फ राजनीति करेगी, करना मुश्किल है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जब तक ये अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी टाइप की रिपोर्टें आती रहेंगी, जब तक भारत का सैंपल सर्वे ये बताता रहेगा कि इतने करोड़ लोग भूख में और गरीबी में जीने के लिए मजबूर है, जब तक बुनियादी जरूरतों के लिए मनुष्य संघर्ष करता रहेगा, जब तक पूंजी का असमान बंटवारा होता रहेगा, लोहिया और लोहिया ही नहीं, जो भी इस तरह के विचारधारा है, सबकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। और यह छद्म तोड़ना, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि राजनीति ये छद्म नहीं तोड़ सकती, इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा। और समाज किस तरह से आगे आएगा, अब वो वक्त है कि वो सोचे कि राजनीति की भी एक मजबूरी होती है। वो जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमने स्वीकार किया है, मैडम उसमें शेफाली जी, उसमें कहीं भी राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है, लेकिन सही मायने में देखें तो आज की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, उसका अध्यक्ष अगर वो सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि वो सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखता है। उसकी मर्जी के बिना एक सांसद विधायक बोल नहीं सकता। मुझे लगता है जब तक ये विचार रहेंगे, इन विचारों पर जब तक चर्चा होती रहेगी, लोहिया की प्रासंगिकता बनी रहेगी। बहुत अच्छी बात कही है सर। लोहिया इतने महान रहे कि उनकी प्रासंगिकता हमेशा कालजयी रहेगी, उनकी जो विचार थे। सर, अब हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं हम, और बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगी, आजादी का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, मजदूर और किसान जब तक मुक्त नहीं, तब तक आजादी बेमानी है। सामाजिक और आर्थिक आजादी के यक्ष प्रश्न अभी भी हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। इसी सब चिंता के मद्देनजर संविधान सभा में प्रश्न पर बहस और चिंतन मनन हुआ भी था जरूर, लेकिन आज की सरकार और प्रशासन सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए अक्षम साबित हुई है। क्या कहेंगे सर? और ये चिंता जो मैंने अभी बात की है, ये डॉक्टर लोहिया की ही है। यादव सर। आले जी, किससे पूछा आपने? देखिए, मुझे भी बोलने का, हाँ मैं बोल रहा हूँ। लोहिया जी ने बहुत कुछ कहा था, बड़ी मुश्किलात में 10 लाख लोगों ने शहादतें की थी, तब ये मिला था। लोहिया जी जैसे बड़ा योगदान था। आज जो सत्ता में है, उनका योगदान तो दूर दूर भी दिखाई नहीं देता। कहाँ थे ये लोग? आज सत्ता में, सारा सत्ता पे कब्जा है, बोल सकते नहीं है, प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे हालात बने। सारी संस्थाओं पे इनका कब्जा है। देश के लोकतंत्र को तार तार होने का, अब 40% गरीबों की बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी सोच की सरकारें आती हैं, तो कहाँ ये गरीब फिर भी कैसे गरीब है? जब भारत को आजादी मिली थी, तब किन हालात में आजादी मिली थी? उसमें गरीब, वंचित, जितने भी बैकवर्ड लोग थे, उनके हाथ में क्या था? क्या था तब? और करते इसको जैसे मौका मिलता है, तो लोकतंत्र में अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, जनता के सामने रखते हैं। कथनी करने में कभी अगर समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव जी रहे हो या अखिलेश यादव रहे हो, हम अपनी यहाँ की बात करते हैं, तो कभी कथनी करने में अंतर नहीं रहा। गरीब को ऊपर उठाने का, किसान को, गरीब को, मजदूर को, मजलूमों को उठाने का काम किया है। और आज जो सरकार है, आज तो बड़े सरमाएदार लोग वो माला माल हुए चले जा रहे हैं। गरीब तो पिस गया है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा दूर के बात होगी। ये मेरा प्रश्न है। और लोहिया जी प्रासंगिक, लोहिया जी पर समाजवादी पार्टी आती है तो प्रासंगिक बिल्कुल लोहिया जी के विचारों को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और जनता समर्थन करती है। और देखना 2022 में जिस तरह के हालात हैं, तो समाजवादी पार्टी के हाथ में सत्ता आएगी, और गरीब की बात अखिलेश यादव रखेंगे। अखिलेश यादव जो भी हमारे वहां के मुख्यमंत्री बने, मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव गरीब तक तो मैं चुनाव लड़ गया। सर यादव सर, मैं क्षमा चाहती हूँ आपको रोकने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात आ रही है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हम बात यहाँ ये इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल ये आ रहा है कि जो डॉक्टर लोहिया के विचार थे, जो उनकी चिंता थी आजादी के बाद, वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाई, उन्हें यूज किया गया। और अभी आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा अच्छा काम भी किया है, लेकिन उन्होंने यूज किया है उस नाम को। और वो जो उनकी डॉक्टर लोहिया की चिंता थी, वो अभी भी बरकरार है। क्या वो अभी रहते तो क्या वो खुश होते? जो समाजवादी पार्टी कर रही है। डॉक्टर लोहिया प्रतिभाओं में विश्वास रखते थे, प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। यहाँ सवाल उसका नहीं है कि वो परिवारवाद या उसका, प्रतिभाओं का। अखिलेश यादव देश के युवा हैं, प्रतिभा हैं, उनके हाथ में शासन आएगा तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो पिछले मजलूम हैं, किसान हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका उस वक्त कितना उठाव होता है। जो समाज में तार तार है, गंगा जमनी तहजीब, उसको मिलाने में अखिलेश यादव 5 साल के अंदर में आप देखिएगा, अभी तो 10 साल पीछे चला गया देश। समाज कहाँ चला गया है, देश कहाँ चला गया है।
सब साधनों की लूट हो गई है उत्तर प्रदेश में। कहने को है, कह रहे हैं वो, मीडिया प्रकाशित नहीं करने के लिए उलट इससे आंकड़े हैं, उलट इससे आंकड़े हैं। लोहिया को नहीं करते तो अखिलेश यादव इतना, जब भी आते हैं तो ये काम इतना नहीं हो पाता। गरीब के लिए काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। आप देख लिया, धरातल पर जाके देख लीजिएगा तो कितना काम हुआ था, आगे भी काम करेंगे। तो लोहिया जी तब भी प्रासंगिक थे और उनके पद चिन्हों पर ही चल के हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आप तो बहुत आशावादी बात कर रहे हैं। अच्छी बात है कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। पूरे देश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि वो पूरे देश और दुनिया की जो उनकी सोच थी वो बहुत अच्छी। कुछ कमियां खामियां सब में होती है, जैसे गांधी जी और लोहिया की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। चलते चलते मैं समझना चाहूंगी बहुत ही कम शब्दों में, चतुर्वेदी सर, उमेश सर, उन्होंने जो कुछ भी उनके विचार रहे, उनके परिवार को भी बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। उनका परिवार कोई मुख्य धारा में नहीं है, उनकी खोज खबर भी नहीं ली गई। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी उनको उतना जीवित नहीं रखा गया, उनके विचारों को। परिवार की बात कर रही हैं आप? किनके परिवार की बात कर रही हैं? डॉक्टर लोहिया के परिवार की सर, उमेश सर। नहीं, उनकी माँ मर चुकी थी, पिताजी ने पाला था, उन्होंने शादी की नहीं, इसलिए तो उनका परिवार पूरा देशी था। तो ये कहना कि ठोस खबर लेना थोड़ा ये है। लेकिन एक चीज और आपको याद दिला दूं, आजाद भारत में पहली समाजवादी सरकार केरल की थानू पिल्लई की थी और उसने किसानों पर गोली चलवा दी। वो कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। लोहिया उन दिनों सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने कहा कि आजाद भारत की समाजवादी कोई अधिकार कैसे है कि वो गोली चलवा दे अपने किसानों पर, अपने नागरिकों पर। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप जान के ताज्जुब करेंगे कि उनके रहते ही इस बात को नकार दिया गया था। जो उस समय का पार्टी का आला कमान था, जो उस समय के बाकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव थे, उन्होंने इस आदेश को, लोहिया के आदेश को कार्यान्वित होने से मना कर दिया था। मुझे लगता है कि लोहिया का जो दर्शन है वो ज्यादा ही आदर्शवादी है। लेकिन आदर्श जितना, एक चीज जो है हम दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि आदर्श जितने ऊंचे होंगे, अगर उस लक्ष्य को लेकर के मनुष्य आगे बढ़ेगा तो वह लक्ष्य कम से कम वो रूपेण प्राप्त भले न हो सकते, लेकिन वो सामान्य से कहीं ज्यादा अच्छा हो। तो है कि समाजवादी आदर्श को, लोहिया का हो, जयप्रकाश का हो, आचार्य नरेंद्र देव का हो, उस लक्ष्य को हासिल करने की राजनीतिक कोशिश हुई है, सिर्फ राजनीतिक कोशिश। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्राइवेट पार्टियां हैं, अब नाम नहीं ले रहा हूं, आप जोड़ लीजिए इसमें, उनका और उनके नेताओं का जो धन है, दिन दुना रात चौगुना, और वो क्या बोले बढ़ जाता है कि मतलब कहने की कोई बात नहीं है। वो चुनाव करने आते हैं तो उनके पास होते हैं और अगले सालों में कई हजार करोड़ हो, अगले 10 सालों में। जिनके पास पढ़ने के लिए, पढ़ाई तक पैसे नहीं होते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं। मुझे लगता है कि यह आदर्श के साथ धोखाधड़ी है। आदर्श को हासिल करने का एक, आदर्श को हासिल करने, आदर्श का आधार बनाने का एक जरिया भर है। मुझे लगता है कि राजनीति चाहे इस पार की हो, चाहे उस पार की हो, चाहे उत्तर की हो, दक्षिण की हो, जब तक इससे पार नहीं पाए, जब तक इस छद्म से दूर नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अब जनता को भी समझना पड़ेगा। आप देखेंगी कि समाजवाद जातिवाद की बात नहीं करता है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि समाजवादी धारा की जितनी भी पार्टियां हैं वो एक अपने खास धर्म, खास जाति और धर्म की राजनीति करती, खास धर्म और जाति की करती, वो उससे बाहर नहीं जाती। और मैं आपको समाजवादी धारा में कोई जाति और धर्म नहीं है, सभी जाति और धर्म के लोगों को टिकट दिया जाता है, सभी जाति धर्म के लोग के मंत्री बनने चुन के आते हैं, उनके हकों की बात करती है, हकों के लूट को विरोध करती है। इसीलिए जब विरोध भी होता है, कोई विरोध नहीं होता है। अब जब विरोध होता है, बिल्कुल विरोध होता है। समाजवादी हकों की बात, हक देने की बात काम करती है। जाति और धर्म के आधार पर
फिर नए लोगों पर सवाल उठाती है। मुझे लगता है भारतीय समाजवादी पर आरोप लगाते रहे समाजवादियों पर, जाति धर्म की। जाति धर्म कौन करता है? आप उसकी बात नहीं करते हैं। बात नहीं है। आप याद करिए वो चुनाव जिसमें लोहिया जी ने क्या कहा था। लोहिया जी ने, वहां मुस्लिम बहुसंख्या थी, वहां उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा कि बहु विवाह के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने उसको नकार दिया था, बोला था ये उचित नहीं है। आज कितने लोगों में ये हिम्मत है कि जाके कह दे, खासतौर पर अगर किसी के जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि इस छद्म से जब तक दूर नहीं होगा, मेरा मानना है कि समाजवाद हो या कोई विचारधारा हो, ये सिर्फ छद्म का राजनीतिकरण होता रहेगा। इस छद्म से जितनी जल्दी हम पार पाएंगे, हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में, भारतीयों को भारतीय के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी जाकर के हम सचमुच समाजवाद की विचारधारा को जमीन पर उतार पाएंगे। देश के आम नागरिक को उसकी बुनियादी सहूलियतें, जो रोटी कपड़ा और मकान है, उससे वंचित न रहने दे सकेंगे, उसको मदद दे सकेंगे। और हर, गांधी जी कहते थे कि हर आंख पोंछना, वो हर आंख के आंसू पोंछ पाएंगे, तभी संभव हो पाएगा। छद्म से नहीं होगा। आज की चतुर्वेदी साहब, आज की परिस्थितियों में संभव है नहीं है। लोहिया जी के लिए भी नहीं था, सवाल उठाते। लोहिया नहीं था लेकिन सवाल तो उठाते। इसमें उनको भले चुनावी लाभ नहीं मिला, लेकिन उठाते तो थे। इसीलिए उनकी ताकत तो थी कि 4 लोग चुनाव जीत के आए। राजकोट से मीनू मसानी 1963 में, अमरोहा से आचार्य जेबी कृपलानी, फर्रुखाबाद से खुद लोहिया, मनीराम बागड़ी, तो 4 लोग आए। उन्होंने आते ही इतिहास बदल दिया। कैसे बदला भाई? सिर्फ 4 लोग, उनको बहुमत तो नहीं था। और आज कितने विपक्षी दल के नेताओं की ऐसी हैसियत है कि पूरी संसद उसके चुनाव जीत के आने पर खड़ी होकर स्वागत करे। ये उन 4 लोगों का स्वागत हुआ था, वैसा इतिहास में तो कभी नहीं हुआ। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये हम जो होते हैं ना, मतलब मैं भी अगर शायद राजनीति में होता तो यही करता। बंधी बधाई लकीर पर और एक मर्यादा जो बांध लेते हैं ना, उसमें इसकी मजबूरी भी है, जो हमने जो संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। अगर हमको रहना है तो फिर वो मतलब क्या है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ये राजनीति की मजबूरी है। लेकिन जब आप यह विचार हो रहा है तो राजनीति की मजबूरी की बात नहीं हो रही है, ये राजनीति के व्यापकता की बात, राजनीति नहीं बल्कि विचार के व्यापकता की बात हो रही है, आदर्श के ऊंचे मानदंडों की बात हो रही है। और जब विचार की व्यापकता और आदर्श के ऊंचे मानदंडों की बात होगी तो ये इन छद्मों की भी बात होगी, और इन छद्मों को तार तार करने की जरूरत तो महसूस किया जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन अकबरपुर में जब वहां का एक जो घर बन रहा था वो भी अधूरा रह गया, शायद ऐसी भी बातें पढ़ने में आई है, सुनने में आई है। जो अकबरपुर रहा, उनका जन्म स्थान रहा, वहां की जो उनकी जर्जर हालत है, जो मकान है उनका, और जो उनके परिवार के बाकी सदस्य रहते हैं। मैडम ऐसा है ना कि लोहिया जी किसी घर के मोहताज हैं, वो लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं। घर बने चाहे न बने, आप घर से उनको थोड़े याद कर रही हैं, हम उनको घर से थोड़े याद कर रहे हैं। यादव जी हमारे पुराने दोस्त हैं, मतलब हम लोग यहाँ भले वो कर रहे हैं, हम लोग घर से थोड़े उनको याद कर रहे हैं, हम उनके विचार से याद कर रहे हैं, उनकी भावना से याद कर रहे हैं, उनकी दार्शनिकता से याद कर रहे हैं, उनके कार्यों से याद कर रहे हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण को हम लोग खाली घर से थोड़े याद करते हैं, घर खाना है, वो तो हमारे दिल में रहते हैं। लोहिया भी अगर समाजवाद की आप बात करते हैं आपके दिल में रहते हैं। इसलिए घर गौरव की बात जो है ना, वो बिल्कुल सही कि भगवान कृष्ण राम दिल में रहते हैं, दिल में रहते। ईश्वरा, उनको ईश्वर मानते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति, दिल में हैं, दिल में आपके हैं, हमारे भी हैं। तो ऐसे ही दिल मिले तो हम इस देश का भला कर पाएंगे, जनता का भला कर पाएंगे, गरीबों का भला कर पाएंगे। बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आप लोगों ने, बहुत अच्छी चर्चा रही। लोहिया दिल में बसते हैं और सदा बसते रहे हैं, और लेकिन हमारे आचरण में, हमारे विचारों में और हमारे व्यवहार में भी उनके जो विचार थे वो बने रहने चाहिए, ताकि आज का जो समाज के जो विडंबना है, उस विडंबना को हम तोड़ पाए। लोहिया बेहतरीन समाज निर्माण के लिए सत्ता तंत्र को निर्माण होना जरूरी बताया गया था। आज के संदर्भ में देश के वर्तमान संकट का हाल
जो हाल है लोहिया, इसके सिद्धांतों और विचारों में देश ढूंढा जाना चाहिए, तभी देश की जो वर्तमान समस्या है उसका समाधान निकल सकता है और समाज का कल्याण हो सकता है। डॉक्टर लोहिया के महान विचारों को आज प्रासंगिक करने की जरूरत है। सभी तमाम सरकारों की बात, जो भी सरकार है, सरकार आती है और जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, आपका और आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।